हाँ, नमस्ते बच्चों। अभी एक 2-3 दिन का गैप रहा, ठीक है। आज अपना टॉपिक है वाष्प दाब। इस वाष्प दाब को हमें समझना है, बहुत जरूरी। आगे पूरे अध्याय में इसका महत्व है बहुत। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर मान लो हमने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमने मान लो जल भर लिया, कोई भी द्रव भर लिया हमने, तो हम देखते हैं कि सामान्य ताप पर इस द्रव की वाष्प उठती है। मान लीजिए द्रव गैस अवस्था में बदलता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। 2, 4, 10 दिन या एक माह बाद हम देखेंगे इसमें कोई भी द्रव शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम इस बर्तन में जो द्रव है इसको अगर हम किसी एक ढक्कन से ढक दें, अगर मान लो किसी अन्य दूसरे पात्र से ढक दिया, तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर द्रव की कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं। इस ढक्कन की निचली सतह पर यहाँ बूंदें जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस द्रव की ऊपरी सतह से और कुछ वाष्प में उठी, और जी वाष्प में जाकर के यहाँ पर जाकर के ये बूंदों का रूप धारण कर लिया इन्होंने। फिर ये जैसी वाष्प में ये ठंडी हुई, द्रवस्था में आएगी, तो तुरंत वो क्या आ गई, नीचे आ गई। इस तरह से इसमें 2 क्रियाएं चली, एक वाष्पन की चली और दूसरे नंबर संघनन की चली। वाष्पन और संघनन हम देखते हैं कि जब इसमें वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, बैलेंस के साथ, जिसे हम कहते हैं साम्य अवस्था पर, तो यहां पर जो वाष्पें होती हैं इस द्रव की, इन वाष्पों के द्वारा इस द्रव की ऊपरी सतह पर एक दाब लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। यानी इसको हम परिभाषा रूप में क्या बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर यानी स्थिर ताप पर किसी द्रव की ऊपरी सतह पर उस द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित दाब कहलाता है वाष्प दाब, ठीक है। ये वाष्प दाब होता है, यानी द्रव की सतह पर वाष्पों द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो था शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक मीन्स जैसे जल है अकेला केवल, उसके लिए है जी। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, कोई विलायक हो उसका अधिकतम होता है। लेकिन अगर मान लो इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, और विलेय पदार्थ अगर मान लो ऐसा है कि अवाष्पशील है, अवाष्पशील माने जिसकी वाष्प नहीं उठती है, अगर हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जैसे शक्कर या नमक जी, हम कोई भी मिला देते हैं, मान लो इसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया अगर हमने, तो अब क्या होगा, अब भी वाष्प दाब आरोपित होगा। लेकिन अब जी बन गया, चूंकि हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो जी बन गया विलयन। तब इस विलयन का जो वाष्प दाब है, वो पहले हमने निकाला था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम आएगा। मान लो शुद्ध विलायक हमने जल लिया, जल के द्वारा मान के चलो क्या आया 10 ATM दाब, और अगर उस जल में हमने शक्कर या नमक मिला दिया और फिर उसके वाष्प दाब का अध्ययन किया, तो अब 10 नहीं आएगा, 10 से कम आएगा, 6 आएगा या 5 ATM आएगा। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। अवाष्पशील विलेय माने शक्कर या नमक जिसकी वाष्प में ना उठती, ठीक है। तो ये कहलाता है वाष्प दाब। अब होता है इसमें क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में जानते हो तुम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, BP, क्वथनांक। क्वथन मीन्स होता है उबलना, कोई पदार्थ जिस ताप पर उबलता है वो उसका कहलाता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ कब उबलता है, कोई भी द्रव कब उबलने लगता है, जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह द्रव उबलने लगता है।
ठीक है, यानी सीधी सीधी परिभाषा तो होती है जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वो द्रव उबलने लगता है। जैसे हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो जल उबलना शुरू कर देगा, अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाएगा, द्रव से गैस अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। फिर होता है जैसे इसमें हिमांक, हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई पदार्थ जमता है वो उसका कहलाता है हिमांक। माने द्रव अपनी ठोस अवस्था में आता है, वो जिस ताप पर वो आता है वो कहलाता है हिमांक। वो द्रव जिस ताप पर गैस अवस्था में बदलता है वो कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, इनको हमें देखना है, इनका आगे उल्लेख है इसमें। अब इस वाष्प दाब से संबंधित है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हमें पढ़ना है। यहाँ पर राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो राउल्ट नामक वैज्ञानिक थे, राउल्ट का नियम, राउल्ट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया, उसकी अलग अलग मात्राएं मिलाई, अलग अलग आयतन में विलेय पदार्थ की अलग अलग मात्राएं मिलाई और इन्होंने देखा कि विलयन का वाष्प दाब और विलेय के सांद्रण के बीच क्या संबंध रहता है। इस तरह इन्होंने विभिन्न आंकड़े प्राप्त किए। वो आंकड़े प्राप्त करके फिर इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर मान लो किसी विलयन में दो घटक हैं, ए है विलायक, बी है विलेय, जो अपन पहले पढ़ चुके थे, ए को विलायक कहेंगे, बी को विलेय। तो राउल्ट के नियम से एक सूत्र बनता है, क्या? विलायक का वाष्प दाब, इसको हम विलयन भी कह सकते हैं। विलयन का वाष्प दाब वही कहलाता है विलायक का वाष्प दाब। इसको इसलिए कहा गया है विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब, तो वही विलायक का वाष्प दाब कहलाता है, वही विलयन का वाष्प दाब। समानुपाती विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, सूत्र में बदल दो। विलायक के वाष्प दाब को कहेंगे, विलायक माने वाष्प दाब माने पी, पी समानुपाती, विलायक माने मूल प्रभाज माने एक्स, पी समानुपाती एक्स। समानुपात का निशान हटाओ तो आएगा पी बराबर के इंटू एक्स। इसको समीकरण एक नाम दे दो जहां के कांस्टेंट है, जहां पर के एक नियतांक है। ये आ गया समीकरण ए। अब अगर हम शुद्ध विलायक के लिए कहें तो जो शुद्ध विलायक होगा, जैसे शुद्ध विलायक मान लो अकेला जल है, उसमें कुछ नहीं मिला है, जब कुछ विलेय मिला ना हो तब वो कहलाता है शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक के लिए निश्चित होता है कि एक्स से बराबर 1 और पी की जगह अपन लिखेंगे P0A। ये दोनों समीकरण दूसरा नाम दे दिया। शुद्ध विलायक के लिए मूल प्रभाज का मान 1 होता है, निश्चित है, और PA जी है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, P0 जी है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसमें कुछ नहीं मिला है। ये दोनों मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर रख दो, PA की जगह लिखेंगे P0 बराबर के ज्यों का त्यों इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का के में गुणा होगा वही आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं यार के बराबर P0A। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। समीकरण 3 का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में। पुनः समीकरण 1 में 3 से मान रखने पर,
मान रख दो, तो इसमें मान रखेंगे तो मान रखने पर क्या होगा, पी ज्यों का त्यों आ जाएगा, बराबर के की जगह लिखना है क्या, समीकरण 3 से मान P0A इंटू एक्स ए। यही राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। फिर बाद में जी विलय के लिए भी देखा गया, तो अगर विलय के लिए हम कहें तो PB बराबर P0B इंटू XB, ऐसा भी ठीक है जी। विलायक के लिए जी विलय के लिए इसमें P0B क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, XB विलय का मूल प्रभाव, PB विलय में विलय का वाष्प दाब और A माने विलायक। तो ये राउल्ट का नियम था। इससे बन जाएगा नियम, स्थिर ताप पर किसी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय घुला हुआ है, तो उसको हम कहेंगे स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। इससे परिभाषा बन जाएगी। फिर इसका गणितीय व्यंजक, माना कि विलयन में दो घटक हैं, ए विलायक है और बी विलय है, तो राउल्ट के नियम का सूत्र लगा दिया, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मूल प्रभाव। विलायक का वाष्प दाब PA, समानुपात का निशान विलायक का मूल प्रभाव x, समानुपात का निशान हटा दो तो आ जाएगा k, जहां पर k कांस्टेंट है, समीकरण 1 नाम दे। शुद्ध विलायक के लिए हम XA का मान एक निश्चित होता है और PA की जगह P0A लिखेंगे, ये समीकरण से है। ये हमने दोनों मान उठाकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिए, तो हमें मिल गया k बराबर P0A, ये समीकरण 3। समीकरण 3 से k का मान उठा करके फिर यहाँ पर रख दिया हमने पहली में, तो आ गया जी। यही राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये राउल्ट का नियम है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा अब राउल्ट के नियम के बाद अब आते हैं, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन, दूसरा होता है अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन भी कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं दृढ़ता से, और अनादर्श विलयन भी कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन जब बनता है तो ना इनकी कोई आयतन में परिवर्तन होता है, ना एंथैल्पी में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन जब अनादर्श विलयन बनती है तो इनका आयतन में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो वास्तव में आदर्श विलयन कोई नहीं होता है, आदर्श विलयन एक कल्पना मात्र होती है। सभी विलयन जो होते हैं वे क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ जरूर हैं कि जो आप उसमें एक थोड़े अनुपात में मिला दो तो भी एक लगभग आदर्श व्यवहार दर्शाते हैं, पूर्णतः नहीं, लगभग आदर्श व्यवहार, जैसे एन-हेप्टेन, एन-हेक्सेन वगैरह जी। ठीक है, अधिकांश जितने विलयन है वे सब क्या है, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर रूप में याद रखना, वो अंतर को इकट्ठा कर दो तो परिभाषा बन जाती है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं एवं जिनके बनने पर एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे कहलाते हैं आदर्श विलयन। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन क्या होगा, नहीं करते हैं। ठीक है, माने सॉरी, इसमें आदर्श विलयन में हम कहेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसको फिर से कहेंगे, आदर्श विलयन में ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं एवं जिनके बनने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे कहलाते हैं आदर्श विलयन। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं एवं जिनके बनने पर आयतन और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन होता है, वे कहलाते हैं अनादर्श विलयन। माने आदर्श विलयन में डेल्टा H का मान 0 होता है और डेल्टा V का मान भी 0 होता है। और अनादर्श विलयन में ना तो डेल्टा H का मान 0 होता है, ना डेल्टा V का मान 0 होता है। ये आयतन में परिवर्तन है, ये एंथैल्पी में परिवर्तन है।
तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और जल दोनों का विलयन बनाओ तो अनादर्श विलयन बन जाएगा। नाइट्रिक अम्ल जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल में मिला दो, अनादर्श विलयन, ये कहलाते हैं। ये फिर अनादर्श विलयन फिर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, इसको लिख लेना, सिंपल है, ये भी थ्योरिकल। अब इसमें आगे डेरिवेशन आएंगे, समझाएंगे। ओके, नमस्ते।